विमला जी ने चाय खत्म करके अखबार उठाया ही था कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो नाम उभरा संजय, उनकी पहली संतान। उसके नाम पर आज भी विमला जी का दिल धड़क उठता था। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, माँ क्या आप आ सकती है? हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही सहज थी। सब ठीक तो है ना बेटा? उन्होंने पूछा। हाँ सब ठीक है, उसने बहुत जल्दी कहा। बस आप आ जाइए, हम घर पर हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। बेटे का घर आधे घंटे की दूरी पर था। विमला जी ने अपनी गाड़ी निकाली और बेटे के घर जाने के लिए निकल गई। रास्ते पर सोचती रही कि शायद संजय को नौकरी ऑफर मिल गया हो। शायद अब वो अपने नाम से एमआई भरने को तैयार हो। शायद वो बिजली पानी या माली का बिल अपने जिम्मे लेने वाले हो। ये सब सोचते हुए रास्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। घर पहुंची तो बेटे का आलीशान घर बाहर से चमक रहा था। हालांकि ज़मीन खरीदने से घर बनवाने तक का सारे पैसे विमला जी ने ही दिए थे। घर पहुंचकर विमला जी ने घंटी बजाई तो दरवाज़ा बहू ने खोला। आमतौर पर वो गर्म जोशी से मिलती थी, पर आज नज़र नहीं मिला पा रही थी। उसने कहा, आइए माँ जी। संजय अंदर है। संजय लिविंग रूम से सोफे पर बैठा था, वही महंगे सोफे जो विमला जी ने खरीद कर दिए थे। बच्चे कहाँ हैं? विमला जी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। तो संजय बोला, ऊपर खेल रहे हैं। कहते हुए उसने गहरी सांस ली और बोला, माँ हमें घर के बारे में बात करनी है। ये शब्द हम हमेशा उनके बीच मंडराते रहते थे। घर? विमला जी ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने सोचा है कि अब धीरे धीरे एमआई आप लोग संभाल सकते हो। शायद इस महीने बिजली और इंटरनेट आप भर दो। वो हम नहीं चाहते। संजय ने बीच में ही बात करते हुए फिर बोला, कितना अजीब लगता है जब हमारी माँ हमारे घर की मालिक हो। हमें ऐसा लगता है जैसे हम तो इस घर में किराएदार हैं। ये ठीक नहीं। माँ विमला जी चुप रही तो उसने फिर से कहा, अब हमने तय किया है माँ कि आपको प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, पूरी तरह गिफ्ट। अब बस आप घर हमारे हवाले कर दीजिए और पीछे हट जाइए। कमरे की हवा भारी हो गई। माफ़ करना, विमला जी ने धीरे से कहा, तुम चाहते ही क्या हो? मैं 1 करोड़ का घर। माँ इसे पैसों की नज़र में मत देखो, संजय ने बीच में ही बात करते हुए कहा। ये हमारी इज्जत का मामला है। हम अपना घर चाहते हैं, उधर का नहीं। आप वैसे एमआई तो भर रही हो, पर आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा। तो विमला जी ने कहा, सब कुछ बदल जाए। मैं अपनी एकमात्र संपत्ति खो दूंगी। मैंने पीएफ तोड़ दिया, अपने मकान पर लोन लिया, अपने गहने बेचे। ये घर की मेरी सुरक्षा है। तभी संजय ने कहा, आपके पास पेंशन है, अपना मकान है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं। माँ, तभी पास में खड़ी संजय की पत्नी सुनीता धीरे से बोली, गिफ्ट डीड से अब आसान हो जाएगा। माँ जी, टैक्स, स्कूल फंड और हम आपके लिए थोड़ा बहुत हर महीने अलग भी रख सकते हैं। यही शब्द विमला जी के कानों में चुभ गए। उन्होंने कहा, बहू, जब तुम और संजय लोन नहीं ले पाए तब कौन आगे आया? मैंने धन्यवाद नहीं मांगा, लेकिन इज्जत की उम्मीद थी। जो तुम मांग रहे हो वो इज्जत नहीं है, ये चोरी है। ये सुनते ही संजय का चेहरा कठोर हो गया। ड्रामा मत कीजिए माँ। तभी विमला जी ने कहा, तुम्हें ड्रामा लगता है, पर क्या तुम जानते हो कितनी बार मैंने सस्ती सब्जी खरीदी ताकि तुम्हारे मालिक की तनख्वाह निकल सके? मैं प्यार को रुपया में नहीं माप रही, मैं बता रही हूँ कि इसकी कीमत क्या थी। तो संजय ने बेरुखी से कहा, वो आपकी चॉइस थी माँ, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। विमला जी ने महसूस किया कि कहीं न कहीं मैंने इसे यही सिखा दिया है कि मेरा प्यार एक नल है जिसे वो मनचाहे खोल सकता है।
तो ठीक है, बताओ तुम चाहते क्या हो, बिमला जी ने पूछा। तो संजय ने फाइल टेबल से उठाई और माँ की तरफ सरका दी और बोला, हम वकील से मिले। गिफ्ट सीधा साधा है, कल ही रजिस्टर हो सकती है। बिमला जी ने कागज़ देखा तो ऊपर मोटे अक्षरों में बिमला जी का नाम लिखा था। नीचे धाराएं और शर्तें, सबका एक ही मतलब, दे दो। बिमला जी ने फाइल वापस कर दी और बोली, मैं आज ये साइन नहीं करूँगी। संजय का चेहरा लाल हो गया। क्यों, आप सब बिगाड़ रही हो माँ? हम तो बस स्वस्थ दूरी रहते हैं, तुम मेरी दूरी मिटाने की बात कर रहे हो, बिमला जी ने कहा। तो संजय बोला, माँ आप हमेशा कहती है परिवार विश्वास होता है, हम पर भरोसा कीजिए और साइन कर दीजिए। तभी बिमला जी ने कहा, मैंने भरोसा किया था, तभी तो तुम इस घर में हो। चुप्पी छा गई। ऊपर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। आरव की हंसी महा कुछ चिल्ला रही थी। उस मासूमियत ने बिमला जी के दिल का झेप दिया। वो उठ खड़ी हुई और बोली, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। लेकिन ठीक है, मैं चलती हूँ। संजय चौका, तो आप साइन कर दोगी, बिमला जी ने कहा। सोचूंगी, कल वकील को टाइम दिया है, देर मत कीजिए, उसने ठंडेपन से कहा। देर नहीं होगी, बिमला जी ने मुस्कुरा कर कहा और बाहर निकल गई। घर पहुंची तो कपड़े चेंज किए और फिर डायरी खोली। उसमें लिखा, MI रोकनी है, सविता को फ़ोन करना है, याद रखना कि मैं कौन हूँ। तभी फ़ोन पर चमका देखा तो संजय का संदेश था, जिद मत कीजिए माँ, अगर आप सच में हमें प्यार करती है तो साबित कीजिए। बिमला जी ने कोई जवाब नहीं दिया और बिस्तर पर लेट गई और खुद से कहा, ठीक है, उसे लगता है ये संपन्न है, पर उसे क्या पता ये मेरे प्रतिरोध की शुरुआत है। अगले दिन सुबह हवा ज़्यादा साफ लग रही थी, लेकिन बिमला जी के भीतर सब कुछ धुंधला था। वो अलार्म बजने से पहले ही उठ चुकी थी। उन्होंने चाय चढ़ाई और खिड़की के पास खड़ी होकर अपने ही शहर को देखने लगी। 8 बजे सविता पहुंची, वही सविता जिसने 15 साल पहले उनका छोटा सा फ्लैट दिलाया था और जिसकी एक आदत बिमला जी को हमेशा सुकून देती थी कि वो सुनती ज़रूर है पर तरस नहीं खाती। उसने बिमला जी के सामने डायरी खोली, काले फाउंटेन पेन से तारीख लिखी और बोली, बिमला जी, सबसे पहले कानूनी रूप से वो घर आपका है, किराएदार का कोई लिखित करार नहीं, बस पारिवारिक निवास है। आप बेचना चाहे तो बेच सकती है, नोटिस नियम के हिसाब से देना होगा, कीमत भी अच्छी होगी क्योंकि लोकेशन बढ़िया है। अगर आपने 1-2 हफ्ते और दिए तो ऑफर लाइन में लगेंगे। कहते हुए उसने बिमला जी की आंखों में देखा और बोली, पर आपका दिल तैयार है, दिल को ही तैयार होना है सविता जी, बिमला जी ने धीरे से कहा, वरना ये दिल भी मुझे बरसों तक खींचता रहेगा। सविता जी ने कुछ और नोटिस लिए और चली गई। उसके जाने से 10 मिनट बाद संजय का मैसेज आया, माँ 10 बजे रजिस्टर पहुँचना, वकील वकालत बुक कर चुके हैं। क्रिएट ड्रामा शब्द में वही पुरानी ठंडक थी। बिमला जी ने जवाब नहीं दिया, पर दिल का एक हिस्सा पुरानी आदत से बोला, पहले जाकर समझा दूँ, शायद सुलह हो जाए। फिर दूसरे हिस्से ने कहा, सुलह तब होती है जब आप सामने वाला सुनने को तैयार हो। बिमला जी ने आखिर बार घड़ी देखी और तय किया कि मैं जाऊंगी, लेकिन मनाने नहीं, समझाने के लिए, आखिर प्रयास के लिए। और उसके बाद जो होगा वो सविता की डायरी वाले पन्नों के मुताबिक होगा। ये सोचकर बिमला जी फिर से बेटे के घर जाने के लिए निकल गई। घर पहुंची तो बहू ने दरवाज़ा खोला, चेहरा थका हुआ था। आइए माँ जी, उसने औपचारिकता मुस्कान के साथ कहा। बिमला जी आगे बढ़ी तो संजय लिविंग रूम में खामोशी से बैठा था, सामने टेबल पर वही मोटी फाइल। उसे देखते ही बिमला जी ने शांत स्वर में कहा, गिफ्ट डीड में आज साइन नहीं करूँगी और ना ही कल,
ये सुन संजय धीरे से मुस्कुराया और बोला, तो फिर आई ही क्यों माँ? तो विमला जी ने कहा, यह बताने की बात बस पैसों की नहीं, मर्यादों की है। तुम लोग घर संभालना चाहते हो, EMI अपने नाम से ले लो, धीरे धीरे बिल उठाओ, लेकिन मुझे मत कहो कि मैं अपनी आखिरी सुरक्षा भी छोड़ दूँ। ये सुनकर संजय ने चुटकी बजाई। माँ प्लीज़, आप हमेशा सर्टिफाइड का हिसाब रखने लगती है। हम अपने बच्चों के लिए स्थिरता चाहते हैं और आप अपने कंट्रोल के लिए। अगर कल को आपको कुछ हो गया तो बैंक सीधे दरवाजे पर आ जाएगा। क्या आप चाहती है कि आपके पोते पोती सड़क पर आ जाए? तो बिमला जी ने उसकी आंखों में आंखें डाली और बोली, मैंने वसीयत तो बनाई है और कंट्रोल शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता बेटा, क्योंकि पिछले 3 सालों से कंट्रोल मैंने नहीं, तुम्हारे खर्चों ने रखा है। संजय ने हवा में हाथ हिलाया और बोला, माँ हम ईमानदारी से कह रहे हैं, गिफ्ट डीड से सब माप साफ हो जाएगा। बाद में मैं डिफाइनेंस करा लूँगा, बाद में वो शब्द जो कभी नहीं आता। विमला जी ने धीरे से कहा, 3 साल से 15 लाख EMI, छत पेंट फर्नीचर कुल मिलाकर करीब 20 लाख। मैं ये कर्ज तुम्हें नहीं सुना रही, बस याद दिला रही हूँ। तुम जो दिखावा करते हो वो मेरी हड्डियाँ का मजदूर है। संजय के चेहरे पर वही पुराना तिरस्कार लौट आया। ये आपकी पसंद थी माँ, मैंने तो बस आपके सामने सुझाव रखा था, मजबूर नहीं किया। विमला जी ने बेटे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना हैंडबैग उठाया और बोली, अच्छा एक अंतिम बात, मैं आप आज बैंक को ऑटो डेबिट रोकने का बोलूँगी। संजय उछल गया, नहीं माँ ऐसा मत कहिए। क्यों नहीं? विमला जी ने कहा, तुम लोग बड़े हो, डेटिंग चाहिए तो जिम्मेदारी भी लो। संजय खड़ा हो गया, उसकी देह भाषा बदल गई। एक तीखी रेखा उसने कहा, बहुत हो गया गिल्ट ट्रिप, आप साइन करेगी और अभी करेंगी। वकील इंतजार कर रहे हैं, मैं साइन नहीं करूंगी। विमला जी ने 2 टुक जवाब दिया तो उसने फाइल उठाकर विमला जी के सामने उछाल दी। कागज फर्श पर फिसलते गए। हम आपकी भीख पर नहीं जा रहे हैं। संजय ने दांत पीसकर कहा, आपने जो किया अपने लिए किया, अब हमारा ये काम कर दीजिए। और क्या? विमला जी ने धीमे से पूछा तो उसने दोनों हाथों से माँ को धक्का दिया और बोला, फिर निकल जाइए यहाँ से। सब कुछ एक साथ हुआ। विमला जी की एडी का संतुलन बिगड़ पीछे पीठ टेबल की तीखी धार से लगी। तभी संजय ने दूसरा धक्का दिया। इस बार विमला जी सीधे फर्श पर जा टकराई। एक के पल के लिए विमला जी की दुनिया सफ़ेद रोशनी में बदल गई। माँ जी बहू की चीखी और उन्हें उठाने लगी। उसके हाथ काँप रहे थे। आप ठीक है? तो विमला जी ने अपनी हथेली से सर को छुआ तो खोपड़ी के पीछे थोड़ा सा रक्त बह रहा था। विमला जी की सांसें ऊपर ही हो गई, जैसे फेफड़ों ने अचानक जगह कम कर दी हो। संजीव वही लाल आंखें लिए खड़ा था। उसने तेज आवाज में कहा, अब जाइए यहाँ से, हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी सुनीता मुड़ी और बोली, संजय क्या कर रहे हो? माफ़ी मांगो माँ जी से। तुम चुप रहो सुनीता, हमें अपनी ज़िंदगी चाहिए, ये पुरानी जनरेशन की गिल्ट नहीं। विमला जी धीरे धीरे उठी। घुटनों में दर्द और अपमान दोनों साथ साथ धड़क रहे थे। तभी बहू ने कहा, मैं छोड़ दूँ? तो विमला जी ने बोली, नहीं मैं जा सकती हूँ। विमला जी के कदम भारी थे पर थमे नहीं थे। दरवाजे तक पहुँची तो बेटे के पीछे से कड़क आवाज़ आई, और हाँ अब ये बिना बताए मत आना, ये हमारा घर है। विमला जी ने मुड़कर उसे देखा। चेहरे पर नक्शा वही जो छोटी सी उम्र में डर लगने पर माँ के दुपट्टे में मुंह छुपा लेता था। आज वही बेटा उन्हें पराया कर रहा था। ठीक है माँ, मैं नहीं आऊँगी, विमला जी ने बहुत ही बारीक स्वर में कहा और बाहर निकल गई। घर पहुँची तो सबसे पहले बाथरूम में गई। पानी से बालों की लकीरें धोई, डिटॉल लगाया। जलन हुई तो आंखें अपने आप भीग गई। आईने में देखा तो लाल
गाल पर नीला बैगनी निशान उभर आया था। उन्होंने गाल को हाथ से सहलाया और टेबल के पास जाकर कुर्सी खींचकर बैठी और इतना गहरा सांस लिया कि पसलियों से ने भी आवाज़ की। उनकी डायरी टेबल पर खुली पड़ी थी, कल की लिखावट ताज़ा। MI रुकनी है। उन्होंने पेन उठाया, नीचे नई पंक्तियाँ खींची और लिखा, अभी और देर नहीं। क्योंकि फ़ोन उठाया तो स्क्रीन पर अग्नियता नोटिफिकेशन झिलमिलाए। संजय के संदेश, बहू के मिस्ड कॉल पर बिमला जी ने उन सबको अनदेखा कर कॉन्टेक्ट खोला, बैंक कॉल बटन, नंबर डायल किया। लाइन जुड़ते ही एक आवाज़ आई, नमस्ते, आप बैंक हेल्पलाइन से बात कर रही है। बिमला जी ने आंखें बंद की और साफ शब्दों में कहा, मुझे अपने खाते में ऑटो डेबिट तुरंत बंद करवाना है। उसी क्षण बिमला जी को पता था कि अब ये कहानी उनकी लिखी हुई है। आगे जो होगा वो उनकी शर्तों पर होगा। कुछ देर बाद फ़ोन कट गया तो बिमला जी ने गहरी सांस ली। अगले दिन सुबह उठी तो सिर में भारीपन था। उन्होंने चाय पीने के बाद अपनी पुरानी कॉपी निकाली और गिनती शुरू की। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। MI 17 लाख 3 सालों में डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन। RS 10 लाख छत की मरम्मत, किचन फर्नीचर, स्कूल फीस, मेडिकल बिल और इमरजेंसी करीब 13 लाख, कुल मिलाकर 40 लाख। कागज़ पर नीम दबाते दबाते पन्ना फट गया। वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो 40 साल की मेहनत थी। चौंक से भरी क्लासरूम, देर रात तक कॉपियों जांचना, अपनी इच्छाओं को निगल जाना ताकि बेटा कभी भूखा न देखे। वो उनके पति की PF थी, उनके गहने थे, उनके बुढ़ापे की जमा पूंजी थी, और सब बह गया उस घर में जो उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। बिमला जी की आंखें भर आई। उन्होंने कॉपी बंद की। सर में हल्का दर्द था, लेकिन ये कल की चोट का नहीं, ये सच्चाई के बोझ का था। सुबह 9 बजे मोबाइल फिर बजा। देखा तो संजय का नाम था। बिमला जी ने नहीं उठाया।